तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ आवर अलजेब्रा 40 आउट ऑफ 40। हमने इसके पहले वीडियो में 18 में से 10 सम किए थे, 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या उससे रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस यानी नंबर चेंज करके आ सकते हैं। आज हम करने वाले हैं 11 से लेके 18 तक के सम्स जो कि बच गए थे। 8 सम आज हम इन टोटल करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम अभी का क्वेश्चन सबसे पहले एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए हम लोग को पूछ सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे हम लोग। n इज इक्वल टू -8 2 -3 और 4, ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, n दिया हुआ है तो ये n दिया हुआ था, n ही लिखने का, d दिया रहेगा d लिखने का, कुछ भी दे सकता है वो ABCD वही लिखेगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -8 इंटू 4, बीच में माइनस की साइन आएगी, और -3 इंटू 2। अब -8 इंटू 4, 8 4 जा कितना होता है 32, माइनस की साइन आएगी क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, फिर बीच में माइनस की साइन, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये होगा -6। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये होगा -32, माइनस माइनस होगा प्लस 32 -6, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 32 -6 कितना होगा यहाँ पे होगा 26, लेकिन साइन आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे n का जो हम लोग को वैल्यू आया है वो कितना आया है -26। सिंपल सा सम था, इजी सा। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ द AP whose first term is 2 and second common difference is -2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म भी -2 है, यानी हमको यहाँ पे गिवन अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, गिवन लिखेंगे हम, तो गिवन में हम लोग को a इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है और d इक्वल टू -2 दिया हुआ है। हम लोग को T2 और T3 फाइंड करने का है। ठीक है, तो T2 हम लोग का क्या होगा, T2 हम लोग का होगा a प्लस डी, है ना, या फिर T1 प्लस डी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों राइट है, T1 प्लस डी। ठीक है, तो T1 का यानी a का वैल्यू क्या है -2, बीच में आएगा प्लस, और d का वैल्यू है हमारा -2, तो -2 कितना होगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया, ये आ गया हम लोग का T2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को बोला है T3 फाइंड करने को। T3 का फॉर्मूला क्या होगा, T2 प्लस डी। T2 हम लोग कितना है -4, और D कितना है हम लोग का -2, तो -4 -2 कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, T3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया T3। तो हम लोग को यही चीजें फाइंड करने बोला था, है ना। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड टर्म बोला था, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म, ऐसे लिखेंगे, द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ AP आर -4 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया। तो ये हमारे 2 बहुत ही इजी सम थे, 2 मार्क के सम थे ये। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, ये तो वापस से वही हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, 13 और 14 एक बार हम देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने बोला है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपको यहाँ पे इसके स्टेप्स बता दूंगा। जैसे हम लोग ने साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखे थे, वैसे इसके भी स्टेप्स होते हैं, वो मैं स्टेप्स आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है x² - 15x + 54। सबसे पहला स्टेप होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, कंपेयरिंग, या फिर कंपेयरिंग नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो इसका काम हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग a b c का वैल्यू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -15 और c का वैल्यू हो जाएगा 54। ठीक है, इतना हो गया। फिर इतना होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा पता है, a इंटू सी करो, a इंटू सी। अब ये सारी चीजें जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब हमारा रफ वर्क के बीच में नहीं करना है। ठीक है, तो 54 इंटू 1 करेंगे, आंसर आएगा हम लोग को 54। अब थर्ड स्टेप है, इसको स्प्लिट करो, ऐसे टर्म में इसको स्प्लिट करो, याद रखो कि हमको आंसर ऐड करने पे
ऐड करने पे हमको आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है, सॉरी सी नहीं बी आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो ये हम लोग 54 हो गया। आप कैसे स्प्लिट करना है वो भी देख लो। 54 है, 54 के फैक्टर्स फाइंड कर लो। 27, फिर 3 से होगा, फिर वापस 3 से होगा, फिर वापस 3 से होगा, ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मैं अगर लूंगा तो हो जाएगा 6 और इन दोनों को लूंगा तो 9 और 6 उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। पर प्लस 9 प्लस 6 करने के बाद हमको 15 आ रहा है क्या, हाँ 15 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए -15। तो हम लोग को ना दोनों को माइनस लगाना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि -6 और -9 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 6 54 आंसर आएगा हमको। तो ये हमने जो है क्या कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 54 को हमने इस तरीके से स्प्लिट किया है कि एक हमने -9 लिया और एक हमने -6 लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है ना इसको ऐसे लिख लो, x² -9x -6x। ये क्या था, -15x था ना, तो -15x को हम क्या लिख सकते हैं, -9 और -6। और ये जो इसके आगे वाला टर्म रहेगा और ये वाला टर्म रहेगा ना, ये दोनों एज इट इज लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा 54 = 0। अब इन दोनों में से ना हमको कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलता है, x² को मैं लिख सकता हूँ x × x, फिर उसके बाद -9 को मैं लिख सकता हूँ -9 × x। x मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। बचा क्या अंदर, इधर बच रहा है x और इधर बच रहा है -9, सिंपल। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 6x को मैं लिख सकता हूँ -6 × x और 54 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 9। तो वापस 6 क्या हो गया कॉमन, +6 अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -x + 9। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देख लो कि अंदर के जो ब्रैकेट्स होते हैं ना वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे जो है ना हमारे पास x और 9 तो है, लेकिन प्लस माइनस का फर्क हो रहा है। तो क्या करेंगे बताएं, ये x - 9 ही लिखेंगे। माइनस अगर मैं ये इतने पूरे पार्ट को माइनस कर दूं तो -6 का क्या, +6 का माइनस हो जाएगा, -x का प्लस हो जाएगा और +9 का माइनस हो जाएगा। ये चीज को आपको याद रखना है, = 0। बट ये तो आपको किसी भी तरीके से ब्रैकेट क्या आना चाहिए, सेम। अब ब्रैकेट जो सेम आ रहा है उसको एक बार लिख दो और जो बचा, क्या बचा, ये और ये बच गए, इनको एक बार लिख दो है। अब x - 9 = 0 और x - 6 = 0, x = 9 और x = 6। ये दोनों हमारा हो गया। ये हमारे आंसर्स है, x = 9 और x = 6। सिंपल, खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग का, आगे हम लोग को एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन शायद थोड़ा सा आगे रह गया है, हाँ यहाँ रह गया इसका क्वेश्चन। कैलकुलेट मीन मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज करके हम लोग को इसका जो है आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट मेथड में होता क्या है ना, सबसे पहले होता है क्लास, ठीक है, फिर होता है क्लास मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं XI, इधर लिख लेता हूँ मैं क्लास मार्क। फिर उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं FI, और उसके बाद होता है FI × XI, यानी इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 से 10 है, कहाँ तक है, 40 से 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया। अब क्लास मार्क क्या क्या है, 3, 10, 20, 3, 10, 20 और उसके बाद है 5 और 2, 5 और 2। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, गलती से यहाँ लिख दिया हमने, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हम लोग को। ये क्लास मार्क है। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुन लो। आपको इसको और इसको ऐड करना होता है। 0 + 10 10 होता है, 0 + 10 करने का और उसको डिवाइड बाय 2 करने का, कितना आएगा आंसर, 5। तो यहाँ पे लिख देने का 5। फिर नीचे वाला 10 + 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 30 होगा, 30 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 15। तो यहाँ लिखने का 15। फिर उसके बाद 20 + 30 मतलब 50, 50 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 25। तो ऐसा 25, 35, 45, ये हो गया हम लोग का XI और बाजू में हमारा FI जो हम लोग को दिया हुआ था, है ना। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा, फिर ये होगा 150 हो जाएगा, फिर ये होगा 500, फिर ये होगा 35 5 जा, 35 5 जा तो करना पड़ेगा, 5 5 जा 25,
2 5 जा 15 16 17 175 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 45 आएगा, 45 2 जा 90। ये करने के बाद हमको सबको प्लस करना है। अब प्लस कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। 5 + 5 कितना होगा, 10, 1 कैरी, 2 + 5 7 7 0 7 7 14 14 + 9 कितना होता है 23। तो ये हो गया 2 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 1 9, ये होगा 930, ठीक है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं सबमिशन FI XI। और यहाँ पे हम लोग करेंगे सबमिशन FI। सबमिशन FI कितना होगा, 10 + 3 33 38 40, ये हम लोग का सबमिशन FI है। अब फॉर्मूला x बार यानी मीन का फॉर्मूला, x बार का फॉर्मूला क्या होगा, सबमिशन FI XI अपॉन सबमिशन FI। ये हम लोग का डायरेक्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है। 930 को 40 से डिवाइड करना है, ठीक है। 930 को 40 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आराम से बच्चे लोग के जैसा 4 को 93 को 4 से डिवाइड करेगा, 2 जा 8 होएगा, 13, फिर 3 जा 12 होगा, 1, फिर पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5। तो हमारा आंसर आ रहा है 23.25। तो x बार यानी मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23.25। खत्म हो गया हमारा ये भी सम, है ना, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं 15th सम के पास बढ़ते हैं हम लोग, अपने पर्पल कर लेते इसको वापस। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 3x + y = 10 and 9x +। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सम है और ये हॉट्स वाला सम है जो 5 मार्क क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क के लाता है ना, वैसा वाला सम, ठीक है। हम लोग को बोला है वैल्यू ऑफ p फाइंड करने के लिए और यूनिक सॉल्यूशन। अब आपने पूरी टेक्स्ट बुक देख लिया होगा लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आपको नहीं पता होगा क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन का ना एक फॉर्मूला है, A1/B1 शुड बी इक्वल टू A2/B2 अगर हम लोग को आंसर चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर ये इक्वल हो गया ना तो आपके बहुत सारे आंसर आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपका जो है ना यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको सिर्फ क्या करना है पता है, हमको सिर्फ 3x + y = 10 और 9x + py = 23 का हम लोग को सिर्फ क्या लिखने का है, A1 B1 1 ही आएगा और C1, फिर यहाँ आएगा A2 B2 और C2, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, A1/B1 इज नॉट इक्वल टू A2/B2। क्यों, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा, 3/1 इज नॉट इक्वल टू 9/P, ठीक है। P इधर जाएगा और ये 3 इधर आएगा, तो P इज नॉट इक्वल टू 3, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग को आंसर 3 आएगा। तो P इज नॉट इक्वल टू 3, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ P should be anything but not 3। मतलब 3 का उसका आंसर जो है ना 3 नहीं होना चाहिए, बाकी उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग का इस तरीके का सम पूछता है। अगर आप सम देखोगे तो देखोगे कितने 4-5 लाइन का सम है मुश्किल से, लेकिन है ये 3 मार्क्स का सम इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देखो, इन ईयर 2010 द विलेज देयर वर 4000 पीपल हु वर लिटरेट, एवरी ईयर द लिटरेट पीपल इंक्रीज 400। मतलब अब हर साल 400 बढ़ रहे हैं, यानी ये एपी का सम है हमारा। हाउ मेनी पीपल वर लिटरेट इन 2000 2020। अब ये भी हमारा जो 3 मार्क्स का हॉट का सम बनता है। क्यों बनता है पता है आपको, क्योंकि आपको अब इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं SN का फॉर्मूला लगाऊं कि TN का फॉर्मूला। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये है मेन क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल विल बी लिटरेट इन ईयर 2020। ये जो इन है ना हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 2020 में कितने लोग क्या होंगे, लिटरेट होंगे, ये आपको पता होना चाहिए।
अगर ये इन की जगह में मैं सिर्फ एक वर्ड लगा देता टिल, तो टिल का मतलब होता है जहां से भी हम बात कर रहे हैं वहां से लेके 2020 तक कितने लोग, तो वो टोटल हो जाता, तो एसएन का फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग रहा है, टीएन का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सारी चीजें लिख लूंगा। सबसे पहले मुझे ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 4000 मेरा ए है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे, उसके बाद मुझे बोला हुआ है हर साल 400 लोग बढ़ रहे हैं, मतलब डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू है 400। अब मुझे एन फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देखो आप 2010 हम लोग का क्या है 1 है फर्स्ट, यानी 2010 में कितने लोग हैं 4000 लोग। ठीक है, तो 11 12 ऐसे करके कौन से साल तक पहुंच रहे हैं हम लोग 20वें साल तक। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज हमको फाइंड करनी है ना, वो ये फाइंड करनी है कि एन हमारा कितना होगा। तो कुछ सम हमने किए थे, उसके अंदर आपको याद होगा कि 10 से लेके 20 तक 10 नंबर नहीं होते, टोटल होते हैं कितने नंबर 11। देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20, तो 11 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, tn का। ठीक है, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो सम है ना, ये 3 मार्क का सम है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है पता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि 10 से 20 फाइंड करने का है ना, हाँ तो हो जाएगा, 10 है n का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू 11 है। सिर्फ इस चीज का हमको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाला है, बाकी सम तो आप कर ही लोगे। सम तो बहुत आसान है, 4000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 4000 प्लस 10 इंटू 400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा ये 8000। मतलब T10 जो है हमारा कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, यानी 8000 लोग जो है 2020 तक जो है उस गांव में क्या हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे। ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वहाँ जगह खाली नहीं है इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहा हूँ, बट स्टेटमेंट क्या होगा 8000 पीपल विल बी लिटरेट इन द ईयर 2020। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारे 2 सम, ये इंपॉर्टेंट 2 सम, इसके बाद हमारे 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले सम सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम 4 मार्क्स वाले सम्स करेंगे, जो बहुत डिफिकल्ट लेवल, यानी हमारे ऑलमोस्ट डिफिकल्टी लेवल उसकी 3 होती है। ये सब 1 और 2 डिफिकल्टी वाले सम्स थे। डिफिकल्टी लेवल 3 वाले सम्स करेंगे, उसके लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना पहले से क्लियर होना जरूरी था। तो इसलिए हमने 1 2 3 मार्क्स वाले सम कर लिए। अब हम लोग थोड़े आराम से ये हो गए हैं, तो अब वो वाले सम्स करेंगे तो हमको पूरा पेपर जो है पूरे पेपर के लिए रेडी हो जाएंगे, और 40 में से 40 तो आराम से अलजेब्रा में आ जाएंगे अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो कर ली होगी तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा 17 सम। क्या दिया हुआ है, ईच कार्ड बेयर्स अ नंबर ऑफ लेटर मैथमेटिक्स। ठीक है, द कार्ड्स प्लेस्ड ऑन द अपसाइड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ लेटर एम, मतलब जादू दिखा रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोग का एस क्या हो जाएगा, एस में हम लोग को देखो स्मॉल में दिया हुआ है, तो हम लोग स्मॉल में लिखेंगे सब कुछ। ठीक है, ऐसा कॉमा डाल डाल के हम लोग ने सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, मैथमेटिक्स। अब एन ऑफ एस लिखेंगे, एन ऑफ एस कितना है, ये 3 3 6 3 9 और 2 11। अब हम लोग लिखेंगे कि कौन सा लेटर चाहिए हम लोग को, एम चाहिए, तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज एम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू m कॉमा m, 2 है ना, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और कहीं m है नहीं है, तो m कॉमा m। तो n ऑफ a कितना हो गया हमारा, n ऑफ a हो गया 2, p ऑफ a कितना हो गया n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, तो ये हम लोग का p ऑफ a हो जाएगा 2 अपॉन 11। अब ये कटिंग तो होती नहीं है इसमें, तो 2 अपॉन 11 हो गया, काफी है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का सम है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड ड्रॉन बेयर्स टू बी m इज 2 अपॉन 11, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 सम, लास्ट सम करेंगे। MSJ केमिकल परचेज अ लिक्विड सोप ऑफ हैविंग टैक्सेबल वैल्यू 8000, सोल्ड इट टू कंज्यूमर्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 10,000।
GST इज 18%, CGST एंड SGST पेएबल बाय जे केमिकल्स हमको फाइंड करना है। अच्छा, ये बहुत इजी और बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हमारा जो टॉपिक्स है ना, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमको पूछा है इसने GST पेएबल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, GST पेएबल का फॉर्मूला होता है इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट का मतलब ये होता है, आउटपुट टैक्स वो होता है जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो आउटपुट होता है। और जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो जो टैक्स देते हैं उसको हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट टैक्स हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, और इनपुट टैक्स हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो हम लोग लेते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। इनपुट का मतलब जब हम कोई चीज को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और जब हम कोई चीज को सेल कर रहे हैं। आउटपुट टैक्स हमेशा इनपुट टैक्स से बड़ा होता है, ये चीज को याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने चीज खरीदी कितने की है, 8,000 में। ठीक है, अब 8,000 पे वो 18% GST भर रहे हैं, और जब वो बेचेंगे तो भी वो 18% GST कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग GST या फिर आउटपुट टैक्स, पहले इनपुट टैक्स आएगा, है ना, इनपुट टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 8,000 इंटू 18%, ये हो जाएगा हमारा कटिंग। फिर हम लोग 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14, 144। तो ये होगा हमारा 1440, ये हो गया हम लोग का इनपुट टैक्स। फिर हम लोग फाइंड करेंगे आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कैसे फाइंड होता है? आउटपुट टैक्स फाइंड होता है जितने में हमने चीज जो है वो क्या की है, बेची है। हमने चीज बेची है 10,000 रुपए में, तो 10,000 इंटू 18/100 करेंगे, 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हम लोग को 1800। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे GST पेएबल। GST पेएबल क्या होगा, 18,000, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, 1800 माइनस 440। अब 1800 माइनस 440 करेंगे हम। ठीक है, तो कितना होगा, 0 6 फिर 3 और 0, 360। तो GST पेएबल हम लोग का कितना हो गया, 360 हो गया। तो GST पेएबल हम लोग का 360 हो गया। बस हम लोग को यही चीज पूछी थी। तो ये कितना इजी सम है, और बच्चे जो है बहुत ज्यादा डर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर से। बहुत आसान चैप्टर है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये 3 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले सम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।